हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। बहुत अल्टीमेट टॉपिक के साथ आज आपके सामने फिर से आए हैं। लोगों ने बैक टू बैक वीडियोस इसके ऊपर बना डाले हैं। जिस दिन ये पॉलिसी आया बेसिकली उसी दिन से आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा टाइम लिया है, इस पॉलिसी का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। और उसके बाद हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है कि आपके सामने जो भी पॉइंटर्स हम रखें वो बहुत ही एक मैच्योर वे के अंदर आपके सामने उनको प्रेजेंट किया जाए, ताकि उसके अंदर हमारी तरफ से कोई ऐसा गलत डिस्क्रिप्शन आप लोगों को ना दिया जाए जिससे आपको कल को परेशानी हो। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, लेकिन शुरुआत होगी गवर्नमेंट से सवाल पूछ करके। स्टेट प्लस फोर पॉलिसी के बारे में बहुत बेसिक रूल्स आप लोगों ने समझ लिए होंगे बाकी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से, लेकिन हमारे दो सवाल हैं। गवर्नमेंट से हम ये पुटअप करते हैं, दलाल साहब से ये हम पुटअप करना चाहते हैं, और इस पॉलिसी को जिन्होंने अप्रूव किया है कमेटी की एडवाइस देने के बाद भी उनको रिजेक्ट किया गया और फिर इसका अप्रूवल दिया गया। तो उनसे दो सवाल ये है कि मान लीजिए मेरे साथ में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और मैं स्टेट प्लस फोर की पॉलिसी के अंडर अपने कुछ हाई लो राइज में फ्लोर्स बनाना चाहता हूँ। हमने फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया, अप्रूवल साइड वाले प्लॉट ओनर से हमने ले लिया। लेकिन अब 2 साल के अंदर मैं वो प्लॉट बेच करके निकल जाता हूं, तो कल को जो मेरे साइड में प्लॉट ओनर है जिसने मुझे अप्रूवल दिया है, तो उससे अप्रूवल कौन देगा? क्या वो चारों ओनर्स अलग अलग ओनर्स अप्रूवल देंगे? उसका क्या फॉर्मूला है? उसका किसी को फॉर्मूला आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा सवाल मेरा ये बनता है कि मान लीजिए एक प्लॉट ओनर है और उस प्लॉट ओनर ने हमें अप्रूवल दिया ये स्ट्रीट प्लस फोर बनाने का। लेकिन कल को वो प्लॉट ओनर विद इन ए मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ, मैंने अभी काम स्टार्ट किया नहीं है अपने बिल्डर फ्लोर का, और वो वहां से एग्जिट कर जाता है, अपने प्लॉट को बेच जाता है। उसके बाद जो नया ओनर आएगा, तो वो क्या ओनर आकर के कोई सवालिया निशान लगा सकता है? क्या वो अपनी असहमति दर्ज करा सकता है? और अगर कराएगा तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अप्रूव लिया था पिछले प्लॉट ओनर से? तो भी बहुत खामियां हैं इस पॉलिसी के अंदर, और गवर्नमेंट को और टीसीपी वालों को, टाउन कंट्री प्लानिंग वालों को भी इसे और चीजें समझनी पड़ेंगी इसके बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। एक एक पॉइंट को बहुत ब्रीफिंग में हम आपको समझाएंगे। लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि प्लॉट्स के ऊपर क्या कितना ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। बस मैं आप लोगों को एक आइडिया मैं ये देना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा हा होला मत मचाइए। प्लॉट्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, लेकिन बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला है। 10%, 15% इन्फ्लेशन के हिसाब से। या फिर आप क्या समझते हैं कि एक बिल्डर फ्लोर का अगर और एडिशन होता है तो कितना बिल्डर उससे कमाई कर लेता है? छोटे फ्लोर में बनाएगा तो 10-12 लाख रुपए के आसपास की उसकी अर्निंग होगी पर फ्लोर के हिसाब से अगर बात करते हैं। अगर बहुत 250 गज से ऊपर का या 200 गज से ऊपर की फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन, दीनदयाल से बाहर वो कंस्ट्रक्शन करता है, तो उनके पास एक रेवेन्यू सोर्स होता था। लेकिन छोटे फ्लोर्स के अंदर बहुत ज्यादा कमाई नहीं रहने वाली है, तो इतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं आने वाला है। हाँ, एक चीज रहेगा कि मार्केट के अंदर मूवमेंट आ जाएगा, रीसेल की डिमांड होगी, और ये जो दीनदयाल वाले प्लॉट्स हैं ये अग्रेसिवली मूव ऑन हो सकते हैं। लेकिन कौन सा साइज कहां पर मूव ऑन होगा, टीयर वन में क्या फर्क होगा, टीयर टू में क्या फर्क होगा, वो सीधे हम स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। और उसके बाद इसका एक पॉइंटर और हम लोग क्लियर करेंगे कि कितना बड़ा नुकसान है ये एंड यूजर के लिए। हमारी आम जनता जो शहरों के अंदर रह रही है, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, उससे ऑलरेडी जूझ रही है। बिजली के कट लगते हैं, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, अब उसको कितना बड़ा लोड आने वाला है, तो उसका भी एक डिस्कशन करेंगे लास्ट में छोटा सा। ये पॉलिसी कोई बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं लेकर के आई है। हमारा फिर से गवर्नमेंट का ओपिनियन रहेगा, जो कमेटी ने एडवाइस किया है आप लोगों को कि इस पॉलिसी को एक बार दोबारा से आप रिवाइज करिए, आप समझिए इसके बारे में। बहुत एंड यूजर के लिए बहुत टिपिकल ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा आज के टॉपिक को और मूव ऑन करते हैं हमारी स्लाइड्स पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और बहुत मेहनत से ये डेटा आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आते हैं। एक एक रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं। आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि हमारा कंक्लूजन हमेशा लास्ट में ही आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलता है। तो एक टैगलाइन से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पॉलिसी बहाना है, असली मकसद कीमत बढ़ाना है। गुड़गांव के अंदर या किसी भी शहर के अंदर आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक स्टोरी सुनाई जाती है कि हमेशा पैसे को, प्रॉपर्टी के प्राइसेस को या रेट को बढ़ाने के लिए। अब गुड़गांव के अंदर एक्सप्रेसवे की स्टोरी खत्म हो गई, एसपीआर सीपीआर मेट्रो सब खत्म हो चुका था। तो वहां पर अब एक नया सगुफा छोड़ दिया गया है, और उसको कहा गया है स्टील प्लस फोर पॉलिसी का अप्रूवल। प्लॉट्स की बहुत मारामारी हो जाएगी, बहुत अल्टीमेट डिमांड होगी। अरे भैया, आप लोगों को रिवर्स कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि दीन दयाल के अंदर जब एक बिल्डर फ्लोर वाला बंदा फोर्थ फ्लोर बनाएगा तो उसको कितनी कमाई बचती है, और वो कितना उसका एक्चुअल में पैसा दे पाएगा। ऑलरेडी प्लॉट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा रेट पे जा चुके हैं। हमें मानना है, हमारा मानना है कि 20 से 25-30% वो ऑलरेडी गलत इन्फ्लेटेड है वो प्राइस प्लॉट्स का।
तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये नई पॉलिसी बनाई है, इसका मकसद गवर्नमेंट ने कहा है कि हाउसिंग सप्लाई को हम बढ़ाना चाहते हैं, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो गवर्नमेंट नहीं देख पा रही है, वो चैलेंजेस जो आएंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आएंगे। एक चीज आप लोगों को समझनी होगी कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई है, अफोर्डेबिलिटी को इसमें जरूर उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि स्टील+4 का आने के बाद वो बाकी 3 फ्लोर्स का जो है रेट वो कम हो जाएगा। बिल्डर अगर ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से उसके पैसे भी चार्ज करने वाला है, तो अफोर्डेबिलिटी का कोई ऐसा बहुत बड़ा इसके अंदर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट ने अप्रूव क्यों किया है पॉलिसी को, और कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है, तो बहुत इजिली आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्डर लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है और उनका बहुत बड़ा प्रेशर था। बिल्डर लॉबी के प्रेशर, अगर प्राइवेट बिल्डर्स होते तो उनका प्रेशर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं मानती है। उसके अंदर आपको समझना होगा कि बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। आप फरीदाबाद चले जाइए, आप सोनीपत चले जाइए, आप गुड़गांव चले जाइए, आप सोहना चले जाइए, वहां का लोकल एमपी एमएलए, मेजोरिटी ऑफ एमपी एमएलए आज के टाइम में दीनदयाल की प्लॉटिंग आपको करते हुए मिलेंगे अपने शहर के अंदर, और उनका बहुत बड़ा हाथ है इस पॉलिसी को अप्रूवल दिलाने में। बहुत ज्यादा रेवेन्यू रियल एस्टेट से मिलता है, तो और रेवेन्यू लेने के लिए गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। और इलेक्शंस आपको पता ही है हरियाणा की अभी 2 से 4 महीने के अंदर आपका आचार संहिता भी लगने वाला है, तो उसके लिए भी ये पॉलिसी थोड़ा जल्दी अप्रूवल दिया गया है। अब ये कुछ कमेंट है, हम कुछ वीडियोस यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे थे और उसके अंदर कुछ कमेंट्स हमने देखा, तो आपके सामने ये बिल्कुल ऑथेंटिक इनके रिव्यूज हैं और ऑथेंटिक इनके सजेशंस भी हैं। आप देखेंगे कि क्या इंपैक्ट रहेगा प्राइस का डीडीसीवाई फ्लोर पर, क्या ये अप्रिशिएट करेगा फर्दर, और या ये स्टेगनेंट रहेगा मार्केट के अंदर। अब ये हार्श रियलिटी सुशांत साहब कहते हैं कि डीडीसीआई एवाई 4 फ्लोर से रीसेल का अफोर्डेबल बेटर है। हमें लगता है कि अफोर्डेबल बेटर तो है ही, लेकिन कंपैरिजन डीडीसीवाई का और अफोर्डेबल का नहीं कर सकते। लेकिन एक वरुण वशिष्ठ साहब ने बहुत अच्छे से चीज एक मेंशन किया कि ये वर्टिकल बन जाएंगे चार्ल्स नाउ, 179 गज की ये बिल्डिंग होंगी, वो 4 कार पार्किंग को अकोमोडेट नहीं कर सकती हैं। 9 मीटर का रोड जो होगा वो एक मैच बन जाएगा, बस डिसीजन बता रहे हैं गवर्नमेंट का। और फिर सुशांत साहब फिर से लिखते हैं कि डीडीसीवाई बायस जो है उनको कुछ टाइम बाद पता लगेगा, जो प्रीमियम फ्लोर्स उनको पोजीशन के टाइम पर मिलते हैं उनमें कोई एडजॉइनिंग बालकनीज नहीं होंगी, कोई जीरो, उनके अंदर बिल्कुल जीरो प्राइवेसी होगी, कोई धूप नहीं आ रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो लोड है ही, और कोई ऐसा इसके अंदर बहुत खास चीज आपको नहीं मिलने वाली है दीनदयाल के फ्लोर्स में। और हर चीज आपके ये बिल्कुल सामने उन्होंने सही लिखा है कि एवरीथिंग इज एट आई लेवल, आप बिल्कुल सामने खड़े होकर के सब कुछ सामने या पीछे का देख सकते हो, तो प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन नहीं होगी इनके अंदर। तो ये ऑथेंटिक रिव्यूज और जेन्युइन इनका प्रॉब्लम है लोगों का। अब मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में वीडियो को समझते हैं। भविष्य को जानने के लिए हमारा ये पेट लाइन है, हमें पास को समझना बहुत जरूरी है। तो पास के अंदर इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी वो हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप लोगों की दुआओं के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मूव ऑन करते हैं फर्दर, हिस्ट्री जानते हैं स्टील+4 के बारे में। 2017 के दौरान हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टील+4 की पॉलिसी बेसिकली लेकर के आए थे। और स्टील+4 की पॉलिसी जो है हाउसिंग की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए इन्होंने कहा था कि इससे और ज्यादा अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी मिलेगी स्टील+4 की पॉलिसी आने के बाद। और ये 4th फ्लोर जो है एक सेपरेट एंटिटी, एज ए सेपरेट यूनिट इसको हम रजिस्टर करवा सकते थे ये पॉलिसी आने के बाद। लेकिन इसके बाद बहुत सारी कंप्लेंट जनरेट होना स्टार्ट हो गई, जिसमें और बर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर, पड़ोसियों के मकानों के अंदर दिक्कत जाना स्टार्ट हो गया था, पार्किंग का बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया था। तो इसी कारण स्टील+4 पॉलिसी को गवर्नमेंट ने वापस लिया था। अब उसका तो कोई रेजोल्यूशन दिया नहीं है, और उसी के बिहार पर अब 2-3 और एडिशनल लोगों को घुमाने के लिए उसके अंदर रूल जो इन्होंने जोड़ दिया है। अब स्टील+4 की पॉलिसी लास्ट ईयर फरवरी के अंदर बैन किया गया था, और ये शुरुआत जो है बेसिकली पंचकुला से इसका स्टार्ट, जो लोगों ने विरोध शुरू किया था वो पंचकुला से किया गया था। फरवरी 2023 के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। पॉलिसी ने 2016 से लेकर के और 2019 तक के जितना भी काम किया गया था उसको अच्छे से गो थ्रू किया, और उन्होंने देखा कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है वो इस पॉलिसी के हिसाब से नहीं है। रेवेन्यू बहुत अच्छा मिला सरकारों को, बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन कोई ऐसा एफर्ट सरकार की तरफ से नहीं डाला गया जिससे कि पुराने हुडा सेक्टर्स या जितने भी पुरानी हमारी कॉलोनीज हैं उनके अंदर कुछ रीडिजाइन करके, इंप्रूव करके उन सेक्टर्स की जो डेंसिटी बढ़ती हुई है उसको कुछ हम मैनेज कर सके। तो इन्होंने, कमेटी ने अपना रिव्यू जरूर दिया था, लेकिन रिव्यू को नहीं माना गया है गवर्नमेंट की तरफ से। डेटा के हिसाब से बात करें तो 5,38,000 रेजिडेंशियल प्लॉट हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें से 2,64,000 2,64,000 जो है एचएसवीपी डेवलप करता है, और बाकी रेस्ट प्राइवेट डेवलपर्स के पास में प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। इसमें से एचएसवीपी के प्लॉट्स में से 1.68 लाख जो प्लॉट्स हैं हुडा सेक्टर्स में, वो क्वालिफाई करेंगे स्टील+4 की पॉलिसी के लिए। कितना बड़ा इंपैक्ट और कितना बड़ा बर्डन आएगा आप लोग शायद एक लेवल के बाद ही जाकर इस चीज को समझ पाएंगे। बहुत खराब पॉलिसी है यूजर के लिए। स्टील+4 का इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्टील+3 के हिसाब से या मकानों के हिसाब से आप देखेंगे, ज्यादातर स्टील+3 का अभी सिर्फ टीयर 1 सिटीज के अंदर ही बहुत मेजर ट्रेंड देखने को मिलेगा। टीयर 2 में इतना बड़ा ट्रेंड नहीं होता है स्टील+2 फ्लोर्स या 3 फ्लोर्स या 4 फ्लोर्स, और टीयर 2 के अंदर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बर्डन आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अगर डीडीजेवाई प्लॉट्स की बात करें तो 26,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ओवरऑल, जिसमें 151 लाइसेंस ग्रांटेड बेसिकली गवर्नमेंट ने ग्रांट किए हैं दीनदयाल जन आवास योजना को। तो अब नई गाइडलाइंस को आराम से समझते हैं, एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर होगा इस पर्टिकुलर अभी तक वीडियो से। अभी तक जितनी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी उसमें कुछ ना कुछ आपका पॉइंट मिस रहा होगा, लेकिन इस वीडियो से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो जो स्टील+4 की पॉलिसी है, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कॉलोनीज और सेक्टर्स में, उन कॉलोनीज और सेक्टर्स में अलाउ होगा जहां पर आप लोगों की अप्रूवल है 4 फ्लोर्स के लिए, स्टील+4 के लिए। अब वो अप्रूवल कहां पर है? अब इसमें एक चीज आपको ये समझना होगा कि दो तरीके की डेंसिटी है, एक है 13.5 लोगों की डेंसिटी, एक है 18 लोगों की डेंसिटी। अगर 18 लोगों की डेंसिटी यानी कि 4.5 लोग हर एक फ्लोर के हिसाब से अगर आप लोगों ने अप्रूवल लिया हुआ है या बिल्डर्स ने अप्रूवल लिया हुआ है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज है, वाटर है, वो उस हिसाब से बनाया हुआ है, तो आप स्टील+4 बना सकते हैं। अगर 13.5 की डेंसिटी है तो आप सिर्फ 3 फ्लोर्स पर ही बना सकते हैं। जितनी भी लाइसेंस डीडीजेवाई कॉलोनीज हैं, उन सभी दीनदयाल कॉलोनीज के अंदर जहां पर एक मेजर पॉइंट, इफ द सर्विस प्लान इज अप्रूव्ड और रिवाइज फॉर 4 ड्वेलिंग यूनिट्स पर प्लॉट, अगर आपकी दीनदयाल कंपनी ने, अगर आपके दीनदयाल ओनर ने अगर 18 लोगों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसके हिसाब से अप्रूवल लिया हुआ है, तो स्टील+4 बन सकता है। हर एक दीनदयाल के अंदर आप लोग नहीं बना सकते हैं, आपको अपनी कंपनी से पूछना होगा कि क्या आपके पास अप्रूवल है स्टील+4 का, 18 लोगों की डेंसिटी के हिसाब से आपने सीवरेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर वो नहीं है तो फिर आप स्टील+3 के साथ ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास स्टील+3 की पॉलिसी है अभी के लिए और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर 18 लोगों की डेंसिटी के हिसाब से बनाया हुआ है, तो वो उसको रिवाइज करवा सकते हैं। ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी कंपनी में, क्योंकि अभी काफी सारे दीनदयाल के पास स्टील+3 का अप्रूवल है और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया हुआ है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोजेक्ट के अंदर, वो 18 लोगों की डेंसिटी के हिसाब से किया हुआ है, तो उनको रिवाइज करके वो पॉलिसी के हिसाब से अप्रूवल मिल जाएगा स्टील+4 का। अब अगर बात करें रोड का एक्सेस, रोड का साइज क्या कैसे इंपैक्ट डालेगा, 10 मीटर का रोड, 9 मीटर का रोड और 12 मीटर रोड का, इसका भी बहुत मेजर अभी लोगों को चीजें समझ नहीं आई है। तो ये जो पॉलिसी है, आप लोगों को एक चीज और हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो पॉलिसी है ये पुराने हुडा सेक्टर्स, पुरानी दीनदयाल और पुरानी कॉलोनीज के लिए ये है। जितने भी नए हुडा सेक्टर्स आएंगे वो सब 12 मीटर रोड के आएंगे। उनमें किसी पर भी आप लोगों को साइड वालों से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, पड़ोसी से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना होगा वो स्टील+4 के हिसाब से करना होगा, क्योंकि 9 मीटर का रोड आपको किसी भी नए हुडा सेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई 1-2 रोड 9 मीटर का निकल जाता है तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मिनिमम 10 मीटर से ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये क्लियर कट बात है, दैनिक भास्कर के बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर इस पॉलिसी में मेंशन किया गया था कि ये पॉलिसी का रूल जो भी आया है ये पुराने हुडा सेक्टर्स के लिए है। नए हुडा सेक्टर्स जितने भी आएंगे उन सब हुडा सेक्टर्स के अंदर आपको किसी भी अगल बगल वाले पड़ोसी से कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। तो जो 10 मीटर के रोड या इससे ऊपर वाले रोड्स हैं पुराने हुडा सेक्टर के अंदर, तो वहां पर जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप स्टील+4 बना सकते हैं। उससे नीचे अगर रोड साइज है 10 मीटर से तो वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीनदयाल में, सभी दीनदयाल में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक कंडीशन इन्होंने ये जोड़ा है, पुराने हुडा सेक्टर्स, कॉलोनीज और प्राइवेट बिल्डर्स की सोसाइटीज के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं 10 मीटर या उससे ऊपर आपका मकान पड़ता है रोड के ऊपर, और तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको अपने पड़ोसी से, अगल बगल वाले पड़ोसी से जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो एक एग्रीमेंट, आपको एक एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको उनसे लेकर के तभी आप जो है स्टील+4 के साथ आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी, लेफ्ट वाला पड़ोसी या राइट वाला पड़ोसी या दोनों में से कोई एक अगर मना कर देता है, तो आपको प्लॉट के बीचों बीच आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको 6 फीट एक तरफ दीवार से गैप छोड़ना पड़ेगा, 6 फीट आपको दूसरी दीवार से गैप छोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के आप बीचों बीच कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने प्लॉट के अंदर स्टील+4 का। तो गवर्नमेंट ने उसका भी ध्यान रखा है, अगर पड़ोसी मना कर देता है तो कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। एक कंडीशन और इसमें ऐड ऑन किया गया है, मतलब पड़ोसी को भी इस तरीके से फंसाया गया है कि उनको मजबूरी में हाँ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो कल को गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि अगर कल को आप स्टील+4 का कंस्ट्रक्शन खुद करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, उसका डेटा कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, उसका किस तरीके से डेटा सेंटर्स क्रिएट करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा, तो अभी वो ऐसा कुछ उसके अंदर गवर्नमेंट ने डिफाइन किया नहीं है। तो ये सवाल भी गवर्नमेंट से है कि अगर हम मना कर देते हैं तो हमारा डेटा कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट के पास क्या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इसके बारे में होने वाला है। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। तो परचेजेबल डेवलपमेंट राइट्स को बहुत जरूरी है समझना। अब पीडीआर के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज किए जाएंगे 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाले प्लॉट्स के लिए। अब इस पे समझते हैं कि ये पीडीआर बेसिकली होता क्या है। तो हुडा, या जिसको एचएसपी भी बोलते हैं, ये प्लॉट का ऑक्शन करता है, और इसके अंदर इनबिल्ट परचेजेबल एक एफएआर आपको एक होता है एफएआर, जो कि बेसिक एफएआर होता है, फ्लोर एरिया रेशो, और एक होता है परचेजेबल एफएआर, यानी कि जिससे आप गवर्नमेंट के अंदर एडिशनल फीस दे करके आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले 2 फ्लोर बना सकता था, अब मैं चाहता हूं कि मुझे 3 फ्लोर का या 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो गवर्नमेंट उस 3
3 या 4 फ्लोर का जो बर्डन गवर्नमेंट के इंफ्रा के ऊपर आएगा, उसे बेसिकली कोप अप करने के लिए आपसे कुछ एडिशनल फीस लेती है, और वो एडिशनल फीस दे करके आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब वो ओनर जो चाहते हैं कि यार ठीक है, मुझे स्टील प्लस 4 के हिसाब से मेरा अप्रूवल है या स्टील प्लस 3 के हिसाब से मेरा अप्रूवल है, और हमने हुडा के ऑक्शन के अंदर वो प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब मैं उसमें नहीं उस चीज को उस हिसाब से बनाना चाहता हूँ, तो वो अपना पीडीआर वापस भी, रिफंड भी जो है गवर्नमेंट से ले सकते हैं। 8% इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट उनको उनका पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा गया हुआ है एक्स्ट्रा परचेजेबल एफआर के लिए, वो पैसा रिटर्न हो जाएगा 8% इंटरेस्ट के साथ विद इन 60 डेज ऑफ योर ऑर्डर। और इस अगली स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा कि 250 स्क्वायर मीटर से लेकर के 350 स्क्वायर मीटर तक का, जिसका मैक्सिमम परमिसिबल कवरेज एरिया ईच फ्लोर के लिए 66 स्क्वायर मीटर का है। और उसमें अगर एफआर की बात करें तो एग्जिस्टिंग एफआर 1.3 का है। मैक्सिमम आप जो पैसा देकर के खरीद सकते हैं उसे 2.4 तक का कर सकते हैं। अब ये जोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाइपर, हाई 1, हाई 2, मीडियम, ये गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग एरियाज को उन्होंने मार्क किया होता है कि गुड़गांव का गोल्ड कोस्ट रोड हाइपर जोन होगा, गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे या कुछ कॉलोनीज या कुछ सेक्टर्स हाई 1 जोन के अंदर होंगे। तो वो गवर्नमेंट की आप एक कंप्लीट टीसीपी पे जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के लिस्ट को देख सकते हैं। ये उनका प्राइसेस दिया गया है 4,500 रुपए, 6,500 रुपए, 10,000 रुपए साइजेस के हिसाब से। तो ये लिस्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से समझ सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑगमेंटेशन की बात करें, तो अब गवर्नमेंट को आइडिया है कि कितना, देखिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बना दी है उनको, लेकिन इस चीज का भी आइडिया है कि इसका कितना बड़ा भार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर पानी की समस्या, जिसके अंदर सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की समस्या, बहुत सारी चीजें आएंगी। ट्रैफिक कंजेशन होगा, ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए फिर रोड्स का नेटवर्क उन लोगों को बनाना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को चाहिए जब एक हाईली डेंस जोन हो जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड एलोकेट कर दिया है, और इमीडिएट एक्शन से इसको फंड को एलोकेट किया गया है, और बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखते हुए गवर्नमेंट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगी इस फंड से। एक डेडिकेटेड पोर्टल बना दिया गया है स्टील प्लस 4 के लिए, जहां पर जो भी क्वेरीज आती हैं या जो भी इश्यूज आते हैं कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग या अप्रूवल्स के रिगार्डिंग या ग्रीवांसेस के रिगार्डिंग, तो वहां पर जाकर के आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और आपका रेजोल्यूशन गवर्नमेंट करने का कोशिश करेगा। लेकिन आप लोगों को पता ही ऑलरेडी है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करती है और किस हिसाब से क्विक एक्शंस होते हैं। अगर अनऑथराइज स्टील प्लस 4 कंस्ट्रक्शन आपने किया है, आपको स्टील प्लस 3 का पॉलिसी का अप्रूवल था और आपने स्टील प्लस 4 का कंस्ट्रक्शन कर दिया है, और अगर आप उसका ओसी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। उसके अंदर आपको अपने दाएं और बाएं से एक, अगर आपके पड़ोसी हैं तो उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनओसी दे करके वो सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करके, और अगर 90 दिन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपको इशू नहीं किया जाता है, या आपकी कोई कंप्लेंट नहीं आती है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है, तो विद इन 90 डेज आपका जो है परमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन वो ग्रांट एक शर्त पर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 10 गुना फीस भरनी पड़ेगी अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये पेनल्टी लगा दी गई है, आपकी कंस्ट्रक्शन को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 10 गुना आपको फीस भरना पड़ेगा उसके ओसी के लिए। अब दो बहुत मेजर पॉइंटर्स हैं। स्टील प्लस 4 की पॉलिसी अप्रूव ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन था लोगों को, तो इसमें हम बता देना चाहते हैं कि ओल्ड प्लॉटिंग, सिर्फ और सिर्फ पुराने हुड्डा सेक्टर्स या पुरानी कॉलोनीज या पुराने बिल्डर्स के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, उनके अंदर ये पॉलिसी आपका, जो नए रूल्स आए हैं अगल बगल वाले पड़ोसी से आपको जो कंफर्मेशन लेना है, वहां पर वैलिड रहेगा। 10 मीटर से ऊपर वहां कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जितने भी नए हुड्डा सेक्टर्स हैं, जनरल प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर हर एक के अंदर मिनिमम 12 मीटर रोड आ रहा है, और वहां पर आपको किसी प्लॉट ओनर से अगल बगल से कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। ये सिर्फ पुराने हुडा सेक्टर्स, पुरानी प्लॉटिंग के लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने डाली हैं। जितनी भी दीनदयाल हैं, अब उन दीनदयाल के अंदर हमने बताया कि 18 लोगों की डेंसिटी के हिसाब से अगर इंफ्रा है, लेकिन पॉलिसी स्टील प्लस 3 का अप्रूवल है, तो वो स्टील प्लस 4 का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर उनका अप्रूवल ही 13.5 लोगों की डेंसिटी के हिसाब से है, तो फिर भी हम लोग स्टील प्लस 4 वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, बेसिक से वो दीनदयाल के अंदर प्लॉटिंग आती है। तो ये दो पॉइंटर आपको क्लियर करने बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि इंपैक्ट क्या आएगा स्टील प्लस 4 की फ्लोर पॉलिसी का। ये पॉइंट किसी ने आप लोगों को साथ शेयर नहीं किया होगा। ये कॉन्सेप्ट, रेंटल का जो कॉन्सेप्ट है, आप समझिए टीयर 1 सिटीज के अंदर अफोर्डेबल्स की डिमांड एकदम से क्यों ग्रो किया, क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल्स के अंदर लोगों का रेंटल भी बहुत कम रहने वाला है और उनको एक गेटेड टाउनशिप भी मिलने वाला है। तो दीनदयाल के अंदर भी सेम चीजें होगी। अगर आप स्टील प्लस 4 का एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव जैसे शहर के अंदर या टीयर 1 सिटीज के अंदर आप बहुत अच्छा रेंटल कमा सकते हैं। रेंटल के हिसाब से बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है।
रेंटल इनकम वहां से बहुत अच्छे आरओआई के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। तो गुड़गांव को अगर ओल्ड और न्यू के अंदर हम डिवाइड करते हैं, या टीयर 2 सिटीज की अगर बात करें, सोनपत, सोना, मानेसर, तो 3 से 6 साल का होराइजन आप मान के चलिए। गुड़गांव के अंदर बहुत अच्छा रेंटल वहां पर क्योंकि अभी टाइम लगेगा दीनदयालों को भी हैबिटेशन लाने में, वहां पर भी डेंसिटी आएगी, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होगा। तो 3 से 6 साल आप गुड़गांव के अंदर मानिए, 5 से 7 साल आप सोनीपत, सोना, मानेसर जैसे शहरों के अंदर मानिए, क्योंकि अभी तक इन शहरों के अंदर ऐसा कोई फ्लोर वाइज बहुत मेजर ट्रेंड नहीं है। सोना के अंदर हम मान सकते हैं, वो भी बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे। आप सिग्नेचर की बात करें, आप आरओएफ की बात करें, आप पीछे की तरफ चले जाएंगे तो सोना के अंदर कोई बहुत अच्छा ग्रोथ आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा लंबा होराइजन होगा रेंटल के हिसाब से, आरवाई के हिसाब से। टीयर 2 सिटीज के अंदर, टीयर 1 सिटीज में बहुत अच्छा रेंटल इनकम ये कमा करके देंगे। टीयर 1 और टीयर 2 में दो में बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि यहाँ पर आपकी कमाई अच्छी खासी हो सकती है रीसेल के अंदर। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर जितने भी जनरल प्लॉट्स हैं या लग्जरी फ्लोर्स हैं, तो उसके अंदर आपका डीएलएफ फेस, सुशांत लोक, ओल्ड हुडा सेक्टर्स, जितने प्राइवेट बिल्डर्स हैं, अडानी, जीपीटीपी, एक्सपीरियन, जनरल प्लॉटिंग की अगर बात करें तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जेंट्री और टिकट साइज की अगर बात करें तो ये 2.5 करोड़ से ऊपर ऊपर की और प्रीमियम जेंट्री चली जाती है। तो यहाँ पर जो 250 गज से ऊपर के प्लॉट्स हैं, उसमें 25 से 35% के आसपास जितने भी नए सेक्टर्स हैं, अगले 12 से 18 महीने के अंदर हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों को आखिर एक बहाना मिल गया प्राइसेस को ग्रो करने का। ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड थे प्राइसेस, इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बहुत हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस थे, और ये और इन प्राइसेस को इन्फ्लेट करेंगे। इससे पहले ये जब ये पॉलिसी एक्शन में नहीं था, तो उससे पहले भी ये काफी इन्फ्लेशन इन प्राइसेस के अंदर, प्लॉट्स के अंदर हमें देखने को मिला था। एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, आसपास हैबिटेशन क्या है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, या प्रोजेक्ट के अंदर हैबिटेशन क्या है, वो एप्रिसिएशन और डिमांड में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अगर हाईली हैबिटेटेड है तो वहां पर कुछ सिलेक्टेड इन्वेंटरीज या प्लॉट्स होंगे जहां पर आपको फ्लोर वाइज आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वहां पर आप इजिली सेल आउट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से प्लॉट्स की डिमांड बहुत एग्रेसिव होने वाली है। दीनदयाल प्लॉट्स की अगर गुड़गांव के अंदर बात करें, टीयर 1 सिटीज के अंदर बात करें, तो ये दीनदयाल के प्लॉट्स हैं और मजबूरी के फ्लोर्स हैं। मतलब लोगों को अब 3 करोड़ से नीचे गुड़गांव के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है, तो लोगों की मजबूरी है कि उन्हें दीनदयाल के प्लॉट्स के अंदर जाकर के बेसिकली रहना होगा, और वहां पर जो फ्लोर्स बनेंगे उनके अंदर वो उनकी मजबूरी होगी वहां पर रहने के लिए। तो न्यू गुड़गांव के अंदर आपको मेजोरिटी दीनदयाल की प्लॉटिंग्स देखने को मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक दो प्लॉटिंग है, सेक्टर 112 के अंदर ट्रू हैबिटेट है, सेक्टर 63, सेक्टर 61 के अंदर सिग्नेचर का है, स्मार्ट वर्ल्ड की कुछ लो राइज है दीनदयाल के। सेक्टर 70 से 79 में आपको कुछ लो राइज देखने को मिलेंगे। तो ये जो किस जेंट्री और टिकट साइज को केटर करेंगे, तो 1 से 2.5 CR के टिकट साइज को केटर करेंगे, और बहुत हाईली मिसमैच जेंट्री होगी, खासकर उन प्लॉटिंग्स के अंदर जो कि आप समझिए बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर बनाने वाला बंदा कुछ प्लॉट लेकर के बैठा हुआ है, और कंपनी ने उनको प्लॉट बेचे हैं, और प्लॉट बेच करके कंपनी ने उसके अंदर कुछ बिल्डर फ्लोर खुद बनाए हुए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर वाले को दे दिए, कुछ इन्वेस्टर्स को दे दिए, और खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वहां पर मिसमैच बहुत जबरदस्त होने वाला है जेंट्री का, क्योंकि साइजेस 179 स्क्वायर यार्ड का अलग रेट होगा, 120 का अलग रेट होगा, 150 का अलग रेट होगा, 75 स्क्वायर यार्ड से साइज स्टार्ट हो जाते हैं दीनदयाल के। तो साथ में 1 करोड़ का भी बंदा रह रहा होगा, साथ में 70 लाख का भी बंदा रह रहा होगा फ्लोर में, साथ में 1.5 करोड़ का भी बंदा रह रहा होगा। तो ये बहुत गलत तरीके से इस पॉलिसी को इन्होंने मेंटेन किया है। इससे अच्छा आप लोगों को कहाँ पर पैसा लगाना है दीनदयाल में, गुड़गांव के अंदर या किसी भी दीनदयाल के अंदर, जो कि बेसिकली बुटीक फ्लोर्स जिसको बोला जाता है। जैसे एमट्रीएम ने 79 के अंदर कंस्ट्रक्शन किया, हम उस लोकेशन को अच्छा नहीं बता रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को अच्छा नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि बुटीक फ्लोर्स होते कैसे हैं। तो कंपनी ने पूरा पूरा एक फ्लो सिस्टम खुद ही वहां पर डेवलप किया है। तो उस हिसाब से जो है उन प्लॉटिंग्स का या बेसिकली उन फ्लोर्स का ज्यादा कीमत रहने वाला है, एज पर कि कुछ प्लॉट बिल्डर्स को दे दिए, इंडिपेंडेंट बिल्डर्स को, कुछ इन्वेस्टर्स को दिए, सब अपने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो 20 से 25% के आसपास एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। बहुत हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस ऑलरेडी दीनदयाल के जा चुके हैं, प्लॉट्स के 1.25 लाख से कम से कोई रेट है नहीं। 150 गज से लेकर के और इससे ऊपर ऊपर जितने भी प्लॉट्स हैं उनका बहुत डिमांड होने वाला है, क्योंकि अब अच्छा बिल्डर फ्लोर तो उन्हीं के अंदर बना सकते हैं और अच्छा पैसा वहीं पर कमा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, टीयर 1 सिटीज के अंदर आप 150 गज से ऊपर ऊपर के अगर आप प्लॉट देख रहे हैं, तो दीनदयाल के अंदर उससे ऊपर वाले साइज के अंदर आप बेसिकली जा सकते हैं। फिर हैबिटेशन का हमने बताया कि बहुत मेजर रोल रहने वाला है हैबिटेशन का। हाईली हैबिटेटेड जोन्स के अंदर डिमांड होगा बिल्डर फ्लोर्स का, आप इजिली सेल आउट कर सकते हैं। जहां पर अभी हैबिटेशन नहीं आया तो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। टीयर 2 सिटीज की बात करें तो सोना और सोनीपत जैसे शहरों की, तो सोना से स्टार्ट करते हैं। सोना में आप बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे आपकी कुछ अल्टीमेट डिमांड हो सकती है, लेकिन अंदर की तरफ सेक्टर्स के अंदर कोई डिमांड नहीं आने वाली है, वैसे सिटीज रहेगी चीजें, बस एक हाइप मार्केट के अंदर क्रिएट होगा। और डिमांड के हिसाब से बात करें टीयर 2 सिटीज में, तो अभी के लिए प्लॉट्स की डिमांड रहेगी, क्योंकि टीयर 2 सिटीज के अंदर अभी बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट इतना अग्रेसिव मूव ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पर 20-30% ही बिल्डर फ्लोर आपको किसी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेंगे, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द लोग चाहते हैं कि हम अपना प्लॉट लें और उसमें मकान बना करके रहें। वो टीयर 1 सिटीज के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है आप लोगों का बिल्डर फ्लोर का। तो जेंट्री और टिकट साइज को लेकर के चले तो 70 लाख से 1.5 करोड़ की जेंट्री, और
टिकट साइज को ये कैटर करेंगे और यहाँ पर भी बहुत हाईली मिसमैच एंट्री रहने वाली है। दीनदयाल कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छे लोगों के लिए, अच्छे पैसे वाले लोगों के लिए रहने के लिए। यहाँ पर भी 150 गज से ऊपर के प्लॉट्स के अंदर 30 से 40% का एप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, अभी वो इन्फ्लेशन नहीं आया है टीयर टू सिटीज के अंदर प्लॉट्स के अंदर। और जितने भी छोटी यूनिट हैं, अब वो एंड यूजर्स से ज्यादा बेसिकली उनको चीजें देखने को मिलेंगी, एंड यूजर के हिसाब से उनको डिमांड, क्योंकि छोटे शहरों के अंदर टीयर टू सिटीज के अंदर एंड यूजर्स 120-130 गज के अंदर अपना मकान बना करके रहना चाहेंगे। तो इस प्रकार के लोगों से आपको ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर बिल्डर फ्लोर लॉबी इतना एक्टिवेट नहीं होती है टीयर टू सिटीज के अंदर। तो बड़े प्लॉट साइज वहां पर ज्यादा डिमांड होंगी बिल्डर फ्लोर की लॉबी की तरफ से, और छोटे प्लॉट साइज वो एंड यूजर्स की तरफ से आपको ज्यादा डिमांड में देखने को मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर दीनदयाल के अंदर क्लब हाउस, पार्क, या एमिनिटीज़ का बेसिकली बहुत मेजर रोल रहने वाला है। जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पर 5-10% प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट हाई होगा। जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ पर प्राइस बहुत कम रहने वाला है। इतना इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ये 2 हफ्ते, 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है। मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेंड को मूव किया जाता है, ये चीज़ देखने लायक रहेगी। लेकिन 10% से 25% ये लास्ट, और ये भी टाइम लगेगा इस पॉलिसी में, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड थे। तो फैमिली वाइब्स एंड वेबसाइट पॉलिसी क्यों ये बेढंगी और बेतुकी पॉलिसी है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आखिर क्यों हमें लगता है कि इस पॉलिसी को बगैर किसी सोच या समझ के उन लोगों ने बनाया। उन्होंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी का हम कॉन्सेप्ट लेकर के आना चाहते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि पहले मैं स्टील प्लस 3 बनाना चाहता था, और अब मैं स्टील प्लस 4 जब मैं बनाऊंगा बीइंग ए बिल्डर, तो क्या मैं बाकी 3 फ्लोर का रेट मैं कम करूंगा? क्यों करूंगा? मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उतना ही लग रहा है। मुझे फोर्थ फ्लोर के अंदर अगर प्रीमियम कमाने का मौका मिल रहा है, तो मैं बाकी फ्लोर्स के अंदर 2 पैसे क्यों कम बनाना चाहूंगा? तो ये पैसा कमाने का गेम है, और ऐसा अफोर्डेबिलिटी का कोई भी सेक्शन नहीं आना है। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम एक बात मान सकते हैं कि यस, जिन लोगों को 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के अंदर चीजें नहीं मिल रही थी गुड़गांव के अंदर, अब वो लोग इन बिल्डर फ्लोर्स के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन किस तर्ज पर वहां पर मूव ऑन होंगे? वहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना आपको बिजली की प्रॉपर व्यवस्था होगी, ना पानी की व्यवस्था होगी, ना सीवरेज उस लोड को सहन कर पाएगा। सीवरेज के साथ साथ ना रोड्स उस लोड को, उस डेंसिटी को सहन कर पाएंगे। आप एक उदाहरण लेकर के चलिए, 150 गज एवरेज पकड़ करके चलते हैं। 150 गज के मकान के अंदर सिल्ट के साथ जब आप 4 फ्लोर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वहां पर 150 गज में कितनी गाड़ी आप पार कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 गाड़ी, छोटी गाड़ी आप पार कर सकते हैं। फोर्थ फ्लोर वाले की गाड़ी वहां पर बहुत मुश्किल से पार्क होगी। दूसरी बात, एक अगर कोई बंदा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का अगर कोई फ्लोर या फ्लैट लेता है, तो वहां पर आप मान के चलिए कि क्या उस बंदे के पास एक ही गाड़ी होगी? किसी न किसी केस के अंदर वहां पर 2-2 गाड़ियां भी किसी के पास अवेलेबल होंगी। और वो 2 गाड़ियां जब अंदर पार्क नहीं होंगी, तो वो कहाँ पार्क होंगी? रोड के ऊपर पार्क होंगी। रोड पर वो गाड़ियां पार्क होंगी, तो 9 मीटर के रोड के ऊपर सिर्फ एक गाड़ी सामने से जाएगी। काफी सारे लोग बिल्डर्स ने तो सेटबैक एरिया भी छोड़ा हुआ है। तो जब वो एक गाड़ी वहां से सामने की तरफ से जाएगी, तो क्या दूसरी गाड़ी क्रॉस कर सकती है? बहुत झगड़े होंगे, बहुत क्लेशेज आने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डालने वाला है। पुराना गुड़गांव आप देखिए, वहां पर कितने बिजली के कट लगे हैं गर्मी के अंदर। सेम कंडीशन आपको जब ये हैबिटेशन के अंदर आ जाएगा, बहुत हाई डेंसिटी हो जाएगी, तो कितना बिजली का कट होगा? गुड़गांव के अंदर वैसे ही पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, वहां पर लोग वैसे ही पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब जब इतना हैबिटेशन आ जाएगा, इतने लोग वहां पर रहने लगेंगे, जहां 13.5 लोग रहने थे, वहां पर अब 18.5 लोग रहेंगे, तो किस हिसाब से पानी का सप्लाई होगा, बिजली का सप्लाई होगा? हमें नहीं समझ आता है। तो बहुत इश्यूज आने हैं अभी। पॉलिसी 3 से 5 साल के बाद जब ग्राउंड पर एक्चुअल में चीजें देखने को मिलेंगी, तब लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है, तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया गया है, उससे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।